आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, इतवार 20 जून को सिद्दीपेट कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का शाया निशान इनाग्रेशन अमल में आया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने उसका इनाग्रेशन किया। इनाग्रेशन के मौके पर सिद्दीपेट के कलेक्टर वेंकटरामी रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर साहब के पैर छू लिए, जिसके साथ ही तमाम गोशों से तनकीदों का सिलसिला शुरू हो गया है। कलेक्टर साहब ने आईएएस के वक़ार को पामाल किया है, वक़ार को बरकरार रखने में नाकाम हुए हैं। इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे आईएएस ऑफिसर्स के उस्ताद जनाब प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब से। आमिरुल्लाह खान साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत जी। आमिरुल्लाह खान साहब, आप मर्री चन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट में जो है आईएएस सिविल सर्वेंट्स को तालीम देते हैं, तो आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि कल जो इतवार को वाक़या जो पेश आया, जिसमें कलेक्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर के कदम छुए, तो क्या एक आईएएस ऑफिसर को ऐसा करना चाहिए? अमजद भाई, बात ये, अगर आप बुनियादी बात करें तो ये बात आईएएस ऑफिसर की भी नहीं है। ये किसी भी ऑफिसर, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई भी शख्स के पैर छूने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब आईएएस ऑफिसर बड़ा ऑफिसर होता है, बहुत बड़े ओहदे पे होता है, उसकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। तो जब आईएएस ऑफिसर करता है ये, तो ये एक और सिग्नल चला जाता है। लेकिन जो हमारे पास गवर्नमेंट के रूल्स हैं और आईएएस ऑफिसर्स के बड़े साफ साफ सिविल सर्विस रूल्स हैं जो कहीं पे भी मुहैया हैं, उसमें अगर आप देखें तो बाकायदा इन रूल्स में बहुत साफ साफ आईएएस ऑफिसर्स की कारकर्दगी के बारे में लिखा हुआ है। उसमें सारा एम्फेसिस ये है कि वो ईमानदार हों, वो अच्छा काम करें, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। कहीं पे ये नहीं है कि वो अपने पॉलिटिकल बॉसेस की या तो खिदमत करें या रिस्पेक्ट करें। तो ये असल में ये हो ये गया है कुछ दिनों से कि हमारा माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि हम ये समझने लगे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी ये समझने लगे हैं कि हम किसी एक शख्स की नौकरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विस में ये वाजे होना चाहिए कि हाँ, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, स्पेशली जो बड़े ओहदे पे होता है आईएएस आईपीएस, वो किसी शख्स की या किसी भी पार्टी की नौकरी हरगिज नहीं करता। वो उसको उसको बहुत ज़रूरी है वो अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करना। तो हुआ ये है कि कुछ दिनों से चूंकि इस मुल्क में पॉलिटिकल एक कंडीशन, एक ऐसा वेदर, एक ऐसा क्लाइमेट हो गया है कि हर आदमी किसी और शख्स की गुलामी की फिक्रमंद है, और ये उसको डर होता है कि अगर ये नाराज़ हो जाएं तो मेरे करियर का क्या होगा। हालांकि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात ये है, जो और अहम बात, वो ये कि जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो खुद ये चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगे हैं। वो चूंकि वो अपनी पार्टी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे जो पार्टी वर्कर हैं वो मेरे पैर छुएं, वो खड़े हो जाएं जब मैं आऊँ, वो जय जयकार करें जब मैं जाऊँ। वो तनकीद तो बहुत दूर की बात है, वो अगर मेरी बात पे हंसे नहीं, वो मेरी बात पे अगर ताली ना बजाएं तो मैं उनको निकाल दूं। प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक बार एक ट्वीट किया था कि आजकल आप लोग मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस नहीं भेजते, तो लोगों ने गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजने शुरू किए। तो ये एक जो माहौल बन गया है, उसकी वजह से लोगों को ये करने, ये मजबूर कर रहा है। जो मैं आपको वो बात बताऊं जो हम सिखाते हैं अपने नए ऑफिसर को। हम अपने नए ऑफिसर्स को ब्यूरोक्रेसी के दो बुनियादी उसूल सिखाते हैं। ये बुनियादी उसूल न सिर्फ ऑफिसर बल्कि हम जैसे लोग, आम रियाया भी भूल गई है, और पॉलिटिकल बॉसेस को तो शायद पता ही नहीं है। ये दो रूल जो तकरीबन 200 साल से ये रूल हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो उन रूल्स को, एक को कहते हैं एनोनिमिटी और दूसरे को कहते हैं न्यूट्रलिटी। ये दोनों हम भूल गए। क्या मतलब है इसका? एनोनिमिटी का क्या मतलब है? एनोनिमिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं कलेक्टर बन के जाऊं तो
मतलब एनोनिमिटी का ये है कि किसी को पता ना चले कि मेरा नाम क्या है। हम्म। आज आप देखिए, लोग कलेक्टर के नाम से वाकिफ होते हैं। हम्म। गवर्नमेंट ऑफिस का बुनियादी उसूल वो ये होता है कि मुझे लोग कलेक्टर की तरह जाने, मेरे नाम से कोई वाकिफ ना हो। इनफैक्ट जो पहले सिविल सर्वेंट्स होते थे वो अपने नाम के कार्ड वार्ड भी नहीं छपाते थे। हम्म। उनके बाहर तख्ती पे उनका नाम नहीं होता था, लिखा होता था कलेक्टर वरंगल। तो अच्छा। अगर आमिरुल्लाह खान कलेक्टर वरंगल हो या अमजद साहब कलेक्टर वरंगल हो, पब्लिक को ये समझना चाहिए कि हमें वही इंसाफ और वही काम मिलेगा जो दूसरे के साथ। अब ये होता है कि अरे फलाने कलेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, फलाने कलेक्टर थे जब तक अच्छा था। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। अगर किसी कलेक्टर का नाम मशहूर हो जाए, इसका मतलब वो कलेक्टर वहां से हट जाना चाहिए। हम्म। हम ये एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि अरे फलाने राव साहब तो बड़े अच्छे हैं भाई, वो रेड्डी साहब अच्छे नहीं थे। तो पहली चीज ये कि लोगों को ऑफिस से मतलब होना चाहिए, ऑफिसर से नहीं। ओके। उसको कहते हैं एनोनिमिटी। दूसरा होता है न्यूट्रलिटी। हम्म। न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं, आप मेरे मिनिस्टर हो या आपके मुखालिफ मेरे मिनिस्टर हो, राइट विंग मेरे मिनिस्टर हो, लेफ्ट विंग मेरा मिनिस्टर हो, मेरे काम में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम्म। अब ये हो गया है कि मैं एक एक तर्ज हुकूमत के साथ जुड़ गया हूँ। तो जब तक केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर हैं तो मैं एक तरह से काम करूँगा, जब कोई और आ जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी, मैं कोई और तरह से काम करूँगा। ये बुनियादी उसूल हम भूल गए हैं, और ये हम बार बार, ये मुझे ताज्जुब होता है कि हम ये सिखाते हैं बाकायदा। इन पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि आप न्यूट्रल रहें, आप एनोनिमस रहें। लेकिन अब ये करते क्यों हैं लोग? एक तो हमारे जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनको ये, वो उम्मीद करने लगे हैं कि सब लोग ऐसे ही करें। रियाया उनके पैर छूती है, उनके पॉलिटिकल साथी उनके पैर छूते हैं, तो वो समझते हैं सिविल सर्वेंट भी पैर छूने चाहिए। और दूसरी तरफ से ये हो गया है कि मुझे ये डर होने लगा है कि अगर मैं ना पैर छूं या मुझे ऐसा ना दिखे कि मैं आपके ताबेदार हूं, तो आप मुझे उठा के कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे, आप मुझसे मेरा ओहदा ले लेंगे। तो ये जो एक समझ में आने लगी है बात, और ये होने लगा है। यानी आप सोचिए, हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि भाई चीफ, वो वाइस चांसलर कौन बनाएगा? वो हम्म। चीफ मिनिस्टर वाइस चांसलर बना रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कलेक्टर बना रहे हैं। ये सब पहले चीज़ें, इन सब चीज़ों में चीफ मिनिस्टर कोई ख़ास रोल नहीं प्ले करता था। हम्म। ये आप चीफ सेक्रेटरी होते थे, आप सोचते थे कि भाई अच्छा फलानी जगह लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो मैं इसको भेज दूं जो लॉ एंड ऑर्डर में काम किया है। हम्म। फलानी जगह किसानों का मसला है तो मैं अमजद साहब को भेज दूं जिनको किसानों के बारे में मालूम है। फलानी जगह शराब और ड्रग्स का मसला है तो किसी और, तो वो मेरिट पे होता था। अब ये हो गया है कि चीफ मिनिस्टर तय कर रहे हैं, वो कास्ट पे तय कर रहे हैं, रिलीजन पे तय कर रहे हैं। उस वजह से लोगों को एक ये डर होने लगा है, और वो चाहते हैं कि अगर मुझे बरकरार रहना है कहीं, तो मुझे वो हर चीज़ करनी चाहिए जिससे वो शख्स खुश हो जाए जो मेरे हर मुस्तकबिल का रिस्पॉन्स का अकाउंटेबल है, और जो जिसके हाथ में मेरा सारा करियर। तो ये मसले हैं जी। जी जी। अमित। तो जिसके हाथ में मेरा अपॉइंटमेंट है उसके मैं पैर छुआ या उसकी जो है खुशामद किया तो मैं पोजीशन पे बरकरार रहूंगा, या फिर कोई बड़े पोजीशन पे प्रमोट किया जाऊंगा। ऐसा ना हुआ तो फिर मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर मैं बेंच पे बैठा रह जाऊंगा। जी हाँ। तो आपने जिस तरह से किया है, सीएम जो है अपॉइंट कर रहे हैं, होना क्या चाहिए? आईएएस ऑफिसर का तकर्रुर किसके हाथ में होना चाहिए? ये हमेशा से ये होता है कि एक अपॉइंटमेंट्स कमेटी होती है, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो तय करते हैं कि कौन कहाँ जाएगा। और वो फाइल जाती है चीफ मिनिस्टर के पास, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो उसमें उसको तब्दील करें या वो तय करें। वो हम्म। जाती है ये बताने के लिए कि देखिए साहब, ये 3 साल हो गए हैं, हम इस तरह से शफल कर रहे हैं लोगों को। हम्म। तो वो जो एक रोल था इंफॉर्मेशन का, वो अब बदल के वो हो गया है कि डायरेक्शन का। चीफ हम्म। मिनिस्टर तय कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर तय कर रहे हैं कि कौन वाइस चांसलर बनेगा, कौन सीबीआई का डायरेक्टर बनेगा, और कौन फॉरेस्ट ऑफिसर बनेगा। ये एक मसला हो गया। मैं एक और बात यहाँ पे ये बता दूं कि थोड़ा बहुत ये जो रुझान हुआ है वो इस वजह से भी हुआ है कि अब जो हम जैसे लोग गवर्नमेंट में जाने लगे हैं, वो हम
हम ऑर्डिनरी लोग हैं। हम बड़े बड़े ख़ानदानों के लोग नहीं हैं। हम उन ख़ानदानों के नहीं हैं जिनके पास ओहदा भी था और पैसे भी थे और वो रजवाड़ों से आते थे। पहले ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर उस तरह के होते थे, तो उनको उनकी अपनी एक शान होती हम्म। थी, उनके शान के खिलाफ होता था कि वो किसी से बात भी कर लें। अब हम जैसे लोग जाने लगे जो बिल्कुल ऑर्डिनरी किस्म के, जिन्होंने हमेशा ये सीखा है कि बड़ों की इज्जत करें, जिन्होंने हमेशा पावरफुल लोगों के पैर छुए हैं, जिन्होंने अपर कास्ट के पैर छुए, तो वो भी एक वजह है कि जो जो जिस तरह के लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं उनके खून में ये है कि अच्छा भाई केसीआर साहब जो है बड़े आदमी हैं, इनकी मैं इज्जत करता हूँ, तो मैं इनकी इज्जत पैर छू के भी कर लूँ। तो अगर आप उस तरह से देखें तो शायद ये उतना बड़ा मसला नहीं है जितना हम इसको बना देते हैं कि ये लड़के जो अब बन रहे हैं कलेक्टर, ये बड़े सीधे साधे बहुत भोले भाले लड़के हैं। ये इन्होंने छोटे छोटे स्कूल से पढ़ाई की, इनमें ये जज्बा है कि ये बड़ों की रेस्पेक्ट करें, ये लोगों को खुश रखें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये उन्होंने इसलिए किया होगा कि चीफ मिनिस्टर मेरे माई बाप है। ये शायद ये होता होगा इस लड़के के साथ कि ये जो भी बड़ा आदमी आता हो, वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे ऑपोजिशन पार्टी हो, चाहे कोई जज हो, वो एक किस्म से अपनी रेस्पेक्ट देगा। जैसे हैदराबाद में वो झुक के सलाम कर देते हैं या पेट में मुंडी डाल देते हैं, तो शायद वो भी हो सकता है। लेकिन हम जो पढ़ाते हैं, हम जो ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज़ ना करें आप जिससे अंदाज़ा भी लोगों को ये हो कि आप किसी से डर रहे हैं या किसी के मातहत हो गए हैं या किसी से खौफजदा है। ये ज़रूरी है। इस वजह से ये ऐसा एक्शन थोड़ा एग्जैजरेट हो जाता है। आपका जो आखिरी जो ख्याल है वो थोड़ा यूफेमिस्टिक एंगल दिखा मेरे को उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, गुरु देवो भव, जी हाँ। टीचर्स आर नेक्स्ट टू पेरेंट्स। जी हाँ। ओके, घर में जो सिखाया जा रहा है बड़ों की इज्जत करो, आपने वो तो सीख लिया, मगर जब इदारे में सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग के इदारे में ये सिखाया जा रहा है कि आपको एक पोजीशन बरकरार रखना है, वो क्यों सीखने से कासिर रहे? अब वो वहाँ पे दो चीज़ें, या तो हमारे स्टूडेंट्स हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, या शायद हम ठीक से पढ़ा नहीं रहे। दोनों दोनों चीज़ें सूरतों हो में ये सकती गलत है। दोनों हो सकती है। जी। और इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब पढ़ाएं अगले बैचेस को, तो उनको बड़े ख़ास तौर पे ये बताएं कि देखिए भाई, आप इज़्ज़त ज़रूर करें लोगों की, आप ज़रूर लोगों की रिस्पेक्ट करें, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिए जिसकी वजह से आम आदमी को ये लगे कि अरे ये हमारा ऑफिसर तो भाई कोई काम का नहीं है, या हमारा ऑफिसर तो तभी सुनेगा जब हम चीफ मिनिस्टर। इससे इससे होता ये है कि अब कोई जिसका काम नहीं होता है या जो गलत काम चाह रहा है, वो ये सोचता है कि अच्छा चलो, मैं ऑफिसर नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर के पास जाता हूँ, वो बोलेंगे इनको। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। उसको अवॉइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि बहरहाल ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। हाँ। और और ये आपने जी, जी आप जी। अपनी गुफ्तगू के दौरान ये फरमाया कि गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या हमें गवर्नमेंट सर्वेंट टर्म यूज करना चाहिए या पब्लिक सर्वेंट कहना चाहिए? हाँ, ये एक्चुअली जहाँ जहाँ पे भी ये यूज़ होता है, वहाँ हर जगह सिविल सर्वेंट नाम यूज़ होता है जी। कि आप जो है, आप सिविल सर्वेंट हैं। आप हरगिज़ गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हैं। गवर्नमेंट आपको तनख्वाह देती है और डायरेक्शन देती है, लेकिन आप सिविल सर्वेंट हैं। जी। और वो रूल्स भी सिविल सर्विस रूल्स कहते हैं। यूपीएससी भी यूनियन पब्लिक पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन, कमीशन, तो पब्लिक ना कि सर्विस, यूनियन गवर्नमेंट सर्विस कमीशन। गवर्नमेंट सर्विस, ये गवर्नमेंट सर्विस में सिर्फ पॉलिटिशियन होते हैं। जी। तो ये एक तो ये बुनियादी चीज़ है कि हमें जो है, जो भी ऑफिसर्स है या फिर अपने सिटीजन्स है, उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो शख्स है ये आवाम की खिदमत के लिए है, ना कि गवर्नमेंट की खिदमत के लिए। दूसरे ये कि आपने जो बताया कि पीएम साहब कहते हैं कि मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, और केसीआर साहब ने भी प्रैक्टिकली मुजाहरा किया है कि आपने जो मेरे कदम चुमे हैं ये बहुत अच्छा किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। वो आशीर्वाद देते हुए भी नजर आए, बूढ़े साधु की तरह। तो क्या केसीआर साहब का रोल यहाँ यहाँ पर मुनासिब है, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन होने के नाते? केसीआर साहब का अगर आप देखें उनकी शख्सियत,
तो वो अक्सर इसी तरह करते हैं कि उनको उनके मामले में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने सोचा कि अच्छा भाई मैं बहुत सीनियर आदमी हूँ, मैं ये मेरा गांव है, वो है भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जब भी वहाँ जाता हूँ तो लोग आके मुझसे ऐसे ही मिलते हैं जैसे कोई बड़े आए हो। तो मुझे लगता है कि केसीआर साहब का रवैया वहाँ पे वैसा था। और जहाँ तक उनका जो रेप्यूटेशन है, वो रेप्यूटेशन ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा इंटरफेयर करते हों या या सर गवर्नमेंट सर्वेंट से तवक्को रखते हों कि वो पैर छुएं और वो उनकी खिदमत करें। उनका रेप्यूटेशन जनरली बड़ा साफ साफ है इस मामले में। तो इस वजह से उन पे कोई ख़ास कमेंट नहीं आया। ये जो सारे कमेंट आए वो उस लड़के के बारे में ही आए। अच्छा, आपने एनोनिमिटी और न्यूट्रलिटी की बात की है, या और आपने ये भी बताया कि 200 साल कदीम रूल है। जी हाँ। ये कब ख़त्म हो गया? तो ये जो है, ये जब जब ब्यूरोक्रेसी का वर्ड आया था, वो मैक्स वेबर एक बड़े जर्मन थिंकर थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने ये शुरू किया था। तो उन्होंने ये रूल कायम किए थे, और ये हम पढ़ते हैं हम सब। लेकिन जब ये पिछले कुछ सालों से जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बड़ी स्ट्रांग होने लगी और एक तरफा होने लगी, देखिए जब हम लोगों ने भी जब ज्वाइन किया तो हमने देखा कि पार्टियां होती थी, अपोजिशन पार्टी भी, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो सब तकरीबन एक जैसे ही सोचते थे। यानी मुल्क की फिक्र होती थी, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स थे उन सब की इज्जत होती थी। अब क्या हो गया है कि वो इतना ज़्यादा तजाद हो गया है व्यूज़ में। एक कहता है मैं सेक्युलर हूँ, एक कहता है मैं सेक्युलरिज्म के खिलाफ हूँ, एक कहता है मैं सोशलिस्ट हूँ, दूसरा कहता है मैं सोशलिज्म के खिलाफ हूँ। यानी वो वर्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखे हुए हों, उनके उनकी तरफदारी और उनके बरखिलाफ बाकायदा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट में भी दिए जाते हैं। तो 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 जब अब जो सिविल सर्वेंट है उसको ये लगने लगा है कि भाई जब इतना इख्तलाफ है, तो अगर मैं एक तरफा बात करूं, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलरिज्म की बात करूं तो ये खफा हो जाएंगे, मैं सोशलिज्म बोलूं तो वो खफा हो जाएंगे। तो उस वजह से वो न्यूट्रलिटी उन्होंने छोड़ दी और ये जाहिर करने लगे कि सर आप हैं, आप माई बाप हैं, आपकी आइडियोलॉजी सही है, हम भी आपकी आइडियोलॉजी के तहत है। फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उनमें से कुछ ने दूसरी बात करनी शुरू कर दी। लेकिन ये जब से आने लगा, एक 15-20 साल से ये ज्यादा हो गया है कि आइडियोलॉजिकली हमारी पार्टीज बहुत एक एक एक्सट्रीम पे चली गई हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थे वो फीके पड़ने लगे हैं। अब तो अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से तो कॉन्स्टिट्यूशन की बाकायदा धज्जियां उड़ा दी जाती है। बिल्कुल। तो उसमें सिविल सर्वेंट का का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। उसके पास वही एक किताब है जिस जिस जो उसको पावर देता है, और अगर उस किताब को वो देख रहा है कि उसकी इज्जत नहीं हो रही है, ना गवर्नमेंट कर पा रही, ना कोर्ट प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, तो उसको ये लगता है कि मैं अगर ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करूं तो शायद नुकसान में रहूं। उस वजह से ये एक्सट्रीम व्यूज ज़्यादा हो गए हैं, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन और थोड़ा सा डर होने लगा। खैर, एक ब्यूरोक्रेट तो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, वो डरेगा कि उसका करियर ख़राब हो जाएगा। सिविल सर्विसेज एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन अपने वक़ार की बरकरारी के लिए क्या कर सकता है, क्या कर रहा है? एक ज़माने में आईएएस एसोसिएशन था या जो आईपीएस एसोसिएशन थी, ये बड़े पावरफुल हुआ करते थे। और इन यहाँ पे जब भी कोई इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट के खिलाफ कुछ होता तो वो बहुत यानी जोर शोर से आगे बढ़ते थे। अगेन पिछले दिनों में हमने देखा कि एसोसिएशन बहुत वीक हो गई है। ये जनरली अब अगर आप देखें हिंदुस्तान में तो सारी जो वर्कर बॉडीज थी वो सब कमज़ोर हो गई। ट्रेड यूनियन नहीं रही, जर्नलिस्ट यूनियन नहीं रही। आप देखिए मीडिया वालों को जेल ले आते हैं। पहले अगर किसी न्यूज़पेपर वाले को कोई हाथ भी उठा देता या जेल भी चला जाता तो खैर मच जाता। अब खुलेआम मर्डर हो रहे हैं
और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सिविल सर्वेंट को यूपी में, आगरा में एक सिविल एसपी को घर में घुस के मारा लोगों ने, पब्लिक में मारा, और कुछ हुआ नहीं। तो अब एसोसिएशन ताकतवर हरगिज नहीं रहे। वो अक्सर इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और उन्होंने भी ये सोचा कि अच्छा भाई, जब बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो तो हमें कम बोलना चाहिए। जी, जिस तरह से आपने बताया, ना जर्नलिस्ट यूनियन स्ट्रांग है, ना ट्रेड यूनियन स्ट्रांग है, ना सिविल सर्वेंट्स यूनियन एसोसिएशन स्ट्रांग है, ना डॉक्टर्स एसोसिएशन स्ट्रांग यस, है, ना यस, लॉयर्स एसोसिएशन स्ट्रांग है। आखिर सारे के सारे ऐसे क्यों बिखर गए, हालांकि फिर हर कोई इत्तेहाद की बात करता है? बिल्कुल सही कहा आपने। वो लॉयरों को आपने देखा वहाँ, यानी अभी सोच ही नहीं सकते थे हम कि पुलिस वाले जाके लॉयरों को पीट देंगे हम्म, कोर्ट में। कभी कभी अंदाजा नहीं था। हम्म, कभी आप ये नहीं सोच सकते थे कि डॉक्टरों के बारे में कोई भी आके कुछ भी कह दे। अभी वो बाबा रामदेव ने डॉक्टरों के बारे में क्या क्या कह दिया, और हम्म, कुछ कर ही नहीं पाए। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था लंदन में कि भाई डॉक्टर तो सारे लालची होते हैं, वो सिंगापुर जाना चाहते। ऐसी बातें इनकी गुंजाइश ही नहीं थी पहले। हम्म, अब ये बड़ी आम हो गई है। कोर्ट के बारे में लोग कहने लगे हैं, जजेस के बारे में कहने लगे हैं। मैंने पहले खौफ होता था कि अगर आप कोर्ट के बारे में या जज के बारे में कुछ कहें तो आपको कंटेम्प्ट में, जेल में डाल दिया जाता। अब कोई फिक्र ही नहीं है, आप जो चाहे कहें, जहाँ चाहे। उसके बरखिलाफ इनोसेंट लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में धर लिया जा रहा है, और जो खुले तौर पर, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई सरफिरा हो, हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं और आज़ाद घूम रहे हैं। जी, तो तो ये क्या क्या मजमूई तौर पर आप समझते हैं कि इंसानी गिरावट आ चुकी है? वो बड़ा आसान जवाब होगा। ज़रा मुश्किल जवाब ये है कि मजमूई तौर पे ये हर वक्त तब होता है जब गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाती है। हम्म, कि किसी ने, रघुराम राजन ने कहा था ये, कि कोई भी मुल्क में गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, हम्म, पब्लिक स्ट्रांग होना चाहिए। जब गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाती तो पब्लिक वीक हो जाती। पिछले 6-7 साल से आप देखिए कि स्ट्रांग गवर्नमेंट है, हम्म, इसीलिए पब्लिक वीक हो गई है। उससे पहले 10 साल वीक गवर्नमेंट थी। मनमोहन सिंह से हमेशा लोग कहते थे कि वो कहते नहीं, उनको कभी आप घूरते हुए नहीं देखा किसी को, या डांटते हुए, या जोर से चिल्लाते हुए। तो वीक गवर्नमेंट थी, तब पब्लिक स्ट्रांग थी, तब लॉयर भी स्ट्रांग थे, तब जर्नलिस्ट भी स्ट्रांग थे, तब लोग, सिविल सोसाइटी भी स्ट्रांग थी। अब जब मजबूत गवर्नमेंट है तो सब खामोश हैं, सब डरे हम्म, हुए। तो ये चॉइस हमको करनी चाहिए कि हम्म, हमें चाहिए कि हमें गवर्नमेंट को हमेशा वीक रखना चाहिए, कि डरते रहे वो कि अरे पब्लिक हमें कभी भी गिरा देगी। हम्म। जब गवर्नमेंट को ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम तो नहीं हटने वाले हैं, तो तब वो जो चाहे करते हैं। मगर क्या करें कि इलेक्शन कमीशन का रोल मशकूक हो चुका है। जी हाँ। वो अपॉइंटमेंट्स भी हो रहे हैं तो रूलिंग पार्टी की ख्वाहिश के मुताबिक हो रहे हैं। ऑलरेडी यूपी में हो चुका है, जी। अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। उसके बाद जिस तरह से इलेक्शन का पैटर्न तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से फेजेस में किया जा रहा है, और बावजूद ईवीएम की सख्त मुखालिफत के, ईवीएम से दस्तबरदारी इख्तियार करने के कोई मूड में नहीं है। आवाम के इंटरेस्ट को कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है। आपने बहुत प्यारी बात कही रघुराम राजन साहब की। इतने काबिल तरीन गवर्नर आरबीआई के थे, इतने बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बात लोगों ने अनसुनी कर दी। जी हाँ। नतीजा ये कि स्ट्रांग गवर्नमेंट आ गई। बीजेपी का शुरू से नारा था कि स्ट्रांग गवर्नमेंट दीजिए, हम बड़े बड़े कदम उठाएंगे और मुल्क को तरक्की पर ले जाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी इलेक्शन पर इलेक्शन जीतते जा रहे हैं। जी हाँ। एका दुक्का जगह पर जहां पर उनकी दाल नहीं गली, जैसे कि बंगाल है, वो हार गए। मगर जहां पे स्ट्रांग होल्ड है, अभी भी बरकरार है। जी, तो बिल्कुल सही कहा आपका आपने। फाइनल कमेंट क्या होगा? फाइनल कमेंट यही होगा कि हमारे सिविल सर्वेंट्स को, हमारे, बल्कि वो सिविल सर्वेंट जो आला ओहदों पे हैं, उनको ये यकीन रखना चाहिए कि उनकी तरक्की, उनका करियर, उनकी उनकी शोहरत तब होती है जब वो कैरेक्टर दिखाएं, जब वो
स्ट्रेंथ अपनी दिखाएं, जब वो अपने रूल्स और अपने अपने कंडीशंस को बरकरार रखें और उनका मकसद सिर्फ मुल्क की बेहतरी हो। उनका मकसद हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि फ़लाने साहब की बेहतरी या फ़लाने चीफ मिनिस्टर की या फ़लाने मेंबर पार्लियामेंट की। उनको चाहिए कि वो मुल्क को आगे रखें, उनको चाहिए कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा यकीन रखें कि वो किताब है जो उनको ओहदा भी देती है, वो उनको प्रोटेक्ट भी करती है, वो उनको अकाउंटेबल भी बनाती है, वो उनको जिम्मेदारी भी देती है। जब तक वो उस बिलीफ पे बरकरार रहें तब तक उनको कोई नुकसान नहीं कर सकता। जहाँ से वो अपनी बेसिक बिलीफ भूल जाएं, जहाँ से वो समझने लगें कि फलाना शख्स मेरी करियर और मेरा फ्यूचर का जिम्मेदार है, वहाँ से उनका टेम्पररी तौर पे तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उनको याद बस इसीलिए किया जाएगा कि अरे वो फलाने साहब ने तो पैर छू लिए थे। तो वो उससे बचने के लिए और अपना करियर अच्छा करने के लिए उनको ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने जो जो ओहदा संभाला था और जो अहद किया था, वो ये किया था कि मैं यूनियन ऑफ इंडिया के लिए काम करूँगा, मैं किसी मिनिस्टर, किसी पॉलिटिशियन के लिए नहीं करूँगा। अगर वो कर लें वो, तो फिर ऐसी चीज़ों का सामना हमको नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत प्यारी बात कही आपने। अगर आपकी बातों पर मौजूदा सिविल सर्वेंट्स अगर पाबंदी से कारबंद हो जाएं, तो हमने देखा भी है कि ऐसे ओहदेदार जो अपनी डिग्निटी, अपनी इंटीग्रिटी बरकरार रखते हुए अपने ओहदे से सुबुकदोश होते हैं, तो लोग आंसुओं से उन्हें विदा करते हैं और दहों तक लोग उन्हें याद करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ ऑफिसर थे, इस दौर में अगर वो होते तो कितना अच्छा होता। इस बात पर आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात बहुत करने का। बहुत तो शुक्रिया। नाज़रीन, अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।